टायरमन की फैमिली भी सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रही है। पता चलता है कि तीसरा बेटा सच में एक पार्टिसिपेंट है और वह बच्चा जो क्रिस से भी ज्यादा लो लाइफ है उसकी पार्टिसिपेशन के खिलाफ वोट करता है। अपने पिता का गुस्सा देखकर क्रिस रियलाइज कर रहा है कि उसका पिता सच में अपने बच्चों से प्यार करता है। अपेरेंटली वह उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उसका इरादा है कि वह अपने हेटर्स को उनकी बातें वापस खिलाएगा। उसे पता है कि टीरमैन फैमिली एबनी हंट इवेंट होस्ट करती है तो वह बस उस हंट का पार्टिसिपेंट बन जाएगा। सीन मैरियन पर कट होता है जो अपना मिशन पूरा करने के बाद अपने लॉर्ड के पास वापस आती है। वह क्रिस की बहुत तारीफ करती है जिससे एल्डर क्लैन हेड हैरान हो जाते हैं जिन्हें वह बच्चा अब तक बस एक फूल ही याद था। ऑफ कोर्स मैरियन मानती है कि वह बहुत बदल गया है तो पेट्रियार्क पूछता है कि क्या लड़का उसकी विश पूरी करने के लिए क्वालिफाइड है। कमांडर रिफ्लेक्ट करती है कि यह विश जिसके लिए वह इतना बेचैन है नियति को ही पलटने की जरूरत है, फॉरबिडन मैजिक से मौत की बेड़ियों को तोड़ने की इच्छा। हालांकि मैरियन इस पॉइंट पर अनश्योर है, वह एक बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती है, लड़का उस इम्पॉसिबल विश को अचीव करने का सबसे करीबी चांस है। वह बातें सुनकर पेट्रियार्क खुश होता है भले ही फैमिली कंसेंसस उसकी डार्क सेरेमनी में पार्टिसिपेशन के खिलाफ है। ऑफ कोर्स लॉर्ड पेट्रियार्क भी डिसीजन का विरोध करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़के को इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए खुद सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। मैरियन के अलग आर्ग्यू करने और बच्चे की पार्टिसिपेशन के सपोर्ट में बोलने के बावजूद वह बूढ़ा आदमी डरावने तरीके से उसे चुप कराता है। उसके व्यवहार के अपने रिफ्लेक्शन में मैरियन रिमार्क करती है कि वह बस ऐसा ही आदमी था, उसकी एक्सेप्शनल एक्सपेक्टेशंस थी और वह इसके जवाब में रूथलेस हो गया। एल्डर क्लैन हेड उसके लड़के की इतनी तारीफ करने की एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ब्लड सकर डिक्लेयर करते हुए वह साइमन को बुलाता है जो क्लैन का हेड स्टूवर्ड है। पूरी बात सुनकर साइमन को होली डार्क सेरेमोनी तक बच्चे पर करीब से नजर रखने, उसके हर एक्शन को ऑब्जर्व करने का ड्यूटी दी जाती है। भले ही वह उस कमांड को एग्जीक्यूट करने में खुश है, साइमन बच्चे पर एक छोटा प्रैंक भी करना चाहता है। हेड पेट्रियार्क ठंडी नजर से देखता है और उसे याद दिलाता है कि ज्यादा आराम से न हो। कुछ कहता है कि यहाँ ब्लड सकर बहुत डेंजरस है। इसी बीच मैरियन बच्चे के लिए बेस्ट की विश करती है। आगे क्या होने वाला है इसके लिए साफ तौर पर चिंतित है। सीन क्रिस पर वापस जाता है जो अपनी एनालिसिस एंजॉय कर रहा है। 2 स्टार लेवल तक पहुंचना एक नया चैलेंज पेश करता है और वह है 3 स्टार लेवल तक पहुंचना जो अभी के लिए बहुत दूर लगता है। यही वजह है कि उसे एबनी की जरूरत है और इसके साथ वह रिलेटिवली कम टाइम में बहुत सारी मैजिक इकट्ठा कर सकता है। टिरामोन फैमिली द्वारा इबोनी हंट इवेंट होस्ट किए जाने की वजह से वह इस समय पार्टिसिपेट करने में लकी है। एक ही इशू वह यह है कि बीस्ट कराजो को कैप्चर करने का गोल अचीव करने के बाद भी एबोनी हासिल करना गारंटीड नहीं है। उसे पूरी तरह हाथ में लेने के लिए एक स्पेशल कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। क्रिस कैरेज से बाहर निकलता है, उस बूढ़े मर्चेंट से मिलता है जो खाली हाथ दिखता है। जिस पल वह अपना बैग निकालता है हमारा हीरो उसे फेंक देता है और उसके लिए गिफ्ट के रूप में बहुत सारे डैम कॉइन्स रिवील करता है। साफ तौर पर वह इनको गिफ्ट के रूप में नहीं ढूंढ रहा था। क्रिस उसे बहुत छेड़ता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह उसके चल रहे इलीगल डीलिंग्स के बारे में जानता है और यह भी कि मोटा आदमी टैक्सेस से कैसे बच रहा है। ये अचानक फैक्ट चेक्स उस आदमी को मार रहे हैं, लेकिन क्रिस उस पर आंख बंद करने में बहुत खुश है जब तक मर्चेंट अपनी गड़बड़ साफ करता है। आखिर में वह यहाँ एक छोटी चीज के लिए आया है जिसे ग्रे पिल कहते हैं। ये ब्लैक मार्केट में अवेलेबल एक एक्सक्विजिट आइटम है और क्या पता ये बहुत ज्यादा महंगा है। ये बहुत ज्यादा महंगा है। क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता और मरी को अपने तरीके यूज करने को कहता है। लड़की पागल हो जाती है और उसे पकड़ने के लिए अपने टॉर्चर वेपन्स निकाल लेती है। ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि ये आदमी तुरंत हार मान जाता है। क्रिस के अम्यूजमेंट में उस मैसिव रिक्वेस्ट के अलावा वह उसे एक अच्छा खंजर और कुछ आर्मर भी पकड़ने को कहता है, यह कहते हुए कि वह कैरेज में बैठता है और जबकि वह बूढ़ा आदमी अंदर ही अंदर उसे बहुत गाली दे रहा होता है, वह हार मानकर टूट जाता है। मरी जानती है कि यंग मास्टर को घर वापस जाने से पहले एक और डेस्टिनेशन का ख्याल रखना है। वह कोचमैन को रुकने को कहता है और अपने रास्ते चला जाता है। मरी उसे किसी एफ्रोडीजियक को घूरते हुए देखती है। यह पिंक एलिक्सर हमारे हीरो को इंटिमिडेटिंग लगता है, जबकि मरी यहाँ सवाल कर रही है कि क्या वह हाल ही में एसयूएस एक्टिविटीज में एंगेज कर रहा है। क्रिस एलिगेशंस को झूठ बताता है, जबकि मरी के ग्राफिक्स उस जोजो जैसी नजर के साथ 100 पर पहुंच जाते हैं। क्रिस को अपेरेंटली एफ्रोडीजियक किसी और के लिए चाहिए, खासकर अपने पिता के लिए जो बूढ़े हो रहे हैं। जहां तक सर्वर की बात है, वह इस हरामजादे को कहता है कि यह कॉन्वर्सेशन अपनी कब्र तक सीक्रेट रखे। खैर, क्रिस अपने भाई के साथ अपने पिता से मिलने वापस आता है, थर्न को टॉर्चर करते हुए जैसे उसे करना चाहिए। भाई उसे अपना लंबा टाइटल बोलने पर मजबूर करता है। थर्न बस अपने भाई को एडवाइस करता है कि इबनी हंट के दौरान चोट न खाए, जबकि हमारा हीरो उसे अपने भाई के लिए चिंता करने पर छेड़ता है। उनका झगड़ा उनके पिता के क्रिश्चियन को टियरमैन फैमिली के कंटेस्टेंट्स को बुरी तरह पीटने के ऑर्डर देने से रुक जाता है। जीनियस मेज वादा करता है कि वह अच्छी खबर के साथ वापस आएगा। मजेदार बात यह है कि काउंट खजार अब भी उस लंबे टाइटल को भूला नहीं पाए हैं और थर्न को उस पर भी छेड़ते हैं। सीन टेरामैन एस्टेट पर कट होता है, जहां एक ऑरेंज गॉब्लिन वेटर क्रिस को मैनर में एंटर करने की परमिशन नहीं देता।
क्रिस जानता है कि यंग लॉर्ड अलोइस ने एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर जारी किया है, उसे अंदर आने से मना करते हुए। अपनी बातों से प्रेशर डालते हुए यंग मास्टर पूछता है कि क्या उसे कैपिटल में किसी और जगह रहने को कहा जा रहा है। गरीब गॉब्लिन डरता है, लेकिन आखिरकार वह बेसिकली हाँ कहता है। हालांकि क्रिस के नौकर उसका नाम बचाने के लिए बीच में कूदते हैं, वह उन्हें रोकता है और प्रेशर डालना जारी रखता है। पूछता है कि होटल का बिल कौन पे करेगा। नौकर जवाब देता है कि वह बस टीयरमैन फैमिली को चार्ज कर सकता है, जो हमारे हीरो के कानों में म्यूजिक जैसा लगता है। कुछ कहता है कि ये आदमी उनका बैंक तोड़ने वाला है, और बिल्कुल वही होता है, क्योंकि ये स्मार्ट एस असल में सबसे वाइल्ड होटल जाता है, जिसका उन्हें अपने स्टे के लिए 1 लाख रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। क्रिस किसी और के पैसे जलाने में बहुत खुश है जब वह ये सब कर रहा है। जब वह अगला क्या करना है इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, ट्रंक खुलता है। मरी एक टेरिबल सरप्राइज की तरह बाहर निकल कर आती है। क्रिस इस आउटकम की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और सोचता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वह उसके लगेज में उसकी सबसे वफादार मेड के रूप में छिप गई थी। क्रिस साफ तौर पर अनॉयड है जब अचानक ही अलोइस द थर्ड प्रिंस उस पर एक बड़ा बिल देने के लिए दहाड़ता है। हमारा हीरो उसे मजाक समझता है, भले ही अलोइस साल के एबनी हंट का स्टार है। ऑफ कोर्स क्रिस सिर्फ किसी भी होटल में नहीं रहना चाहता था, तो उसने सबसे अच्छी एस्टेट चुनी जो उसे याद थी। वह अलोइस को गुस्सा होने पर छेड़ता है, स्पेशली जब वही है जिसने वैसा ऑर्डर जारी किया था। गुस्सा होकर अलोइस एक बीस्ट को छोड़ता है, अभी यहीं लड़ने के लिए तैयार है। ये क्रीचर असल में टीरामॉन स्टाइल बीस्ट है, जिसमें मैजिक कंट्रोल करने की एबिलिटी है। टेमिंग टेक्निक से अलग इस टेक्निक में डर के थ्रू बीस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए डार्क मैजिक का यूज किया जाता था। कुछ फीलिंग्स क्रीचर के अंदर पैदा की जाती है और प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, मास्टर करने में टाइम लगता है। रिगार्डलेस क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह किटी कैट को मारना में बहुत खुश है। वह मरी से पूछता है कि उनकी अपनी डिफेंस निकालने के लिए एक स्केरी किटी जैसे उसके सामने। जवाब में क्रिस खुद के लिए एक डैम स्टाफ तैयार करता है। एलोइस को उसे ट्राई करने के लिए उकसाता है। गुस्से में प्रिंस क्रिश्चियन पर अटैक करने के लिए इंटिमिडेटिंग क्रीचर को छोड़ता है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसने अभी वह लंच ब्लॉक किया होगा, लेकिन उसमें अपनी जगह खड़े रहने के लिए बहुत हिम्मत लगी होगी। क्रीचर असल में क्रिस को एक तरफ पटक देता है, उसे तीसरे प्रिंस को फाइट में नंबर्स का गलत इस्तेमाल करने पर ताना मारने पर मजबूर करता है। वह एक कंडीशन रखता है। कंडीशन सिंपल है, अगर वह यह बैटल जीत जाता है तो वह एबनी हंट में बॉडीगार्ड के रूप में शामिल होगा और ड्राइवमैन नहीं। अलोइस गुस्से में बहुत बिजी है। वह क्रीचर पर चढ़ जाता है और क्रिस को एक सिंगल अटैक में कुचलने की कोशिश करता है। बीस्ट इम्पैक्ट पर जमीन को तोड़ देता है, लेकिन इंसान कहीं नहीं मिलता। हमारा हीरो पीछे से एक स्नीकी एस निंजा की तरह पॉपअप करता है और अपने वुडन स्टिक ऑफ डिस्ट्रक्शन से अलोइस को बुरी तरह पीटता है। उसके अटैक्स का एक अच्छा हिस्सा खाने के बाद अलोइस और ज्यादा एजिटेटेड हो जाता है, लेकिन इस बार जब क्रीचर उस पर चार्ज करने की कोशिश करता है तो वह कुछ देखता है। वह क्रिस पर छा रहे मौत के डरावने डर से पीछे हट जाता है, जिससे वह एक स्कैर्डी कैट की तरह रोने लगता है। अलोइस अब और भी ज्यादा शर्मिंदा, नहीं जानता कि क्या हो रहा है। फनी बात यह है कि क्रिस को बस एक इल्यूजन स्पेल बनाना था क्रीचर को फूल करने के लिए, लेकिन उसे लगता है कि यह सिली क्रीचर्स पर बहुत अच्छी तरह काम करता है। तीसरा प्रिंस हार मानने से इनकार करता है और उसकी जगह एक दूसरा बीस्ट कॉन्जर्स करता है। इस बार यह एक कोर्स है। क्रिस बेखौफ है और उसे पंक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग टिडबिट पर लेक्चर देता है। फिर वह तेजी से आगे बढ़ता है, उसके पूरे बदन को एक सिंगल स्ट्राइक से बेहोश कर देता है। क्रिस अपनी सेंटेंस पूरी करता है, एम्फसाइज करते हुए कि वह पूरा चैप्टर खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा, सिर्फ अपने ओपोनेंट को एक एबिलिटी निकालने देने के लिए। भाई ने सच में कहा कि यह ड्रैगन बॉल जी नहीं है और तुम गोकू नहीं हो जो सुपर सैयन 3 बन रहे हो। इंडल्जेंट यंग मास्टर थोड़ी देर बाद एक गैम्बलिंग सेशन एंजॉय कर रहा है। हाँ, अपेरेंटली ये उसका आराम करने का तरीका है, जो अगर मुझसे पूछो तो काफी महंगा आराम है। बदमाश बस अपना नाम का सम्मान एंजॉय करना चाहता है। मरी उसे जो भी चाहे करने देने में ठीक है, जब तक वह शराब न पिए। गरीब लड़के को अल्कोहल के बजाय जिंजर एल से डील करना पड़ता है, जो शायद उसकी पहले वाली फाइट से भी ज्यादा टफ बैटल है। टायरमैन फैमिली के नौकर आर्लोस के ऑर्डर्स पर इस आदमी पर नजर रखकर हैरान है। चर्च उन्हें अपने साथ गेम एंजॉय करने का मौका देता है। आखिरकार उसने उनके मास्टर की बुरी तरह पिटाई की थी, तो अच्छा चांस है कि आर्लोस कल तक नहीं उठेगा। ऑफर टेम्पटिंग लगता है, लेकिन उसके नौकर आर्लोस के वफादार हैं, तो वह उसे मना कर देते हैं। वेल, आखिरकार क्या होता है? ये आदमी थोड़ा ज्यादा इंडल्ज होने के बाद पूरी तरह बेहोश हो जाता है। भाई इतना बेहोश है कि इवन नौकर भी सोचते हैं कि उन्हें अब उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वे बस रिपोर्ट फाइल करेंगे और दिन के लिए चेक इन करेंगे। फनी बात यह है कि यही उसका प्लान था शुरू से। क्रिस आसानी से उन्हें मैनिपुलेट करता है और सोचता है कि क्या वह मूव करने वाले हैं। वह अपना सामान पैक करता है, मरी को उसके पीछे न आने को कहते हुए, जो जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रीकी मेड के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इसके अलावा पहले वाले एफ्रोडीजियक याद है? वह अब भी सोचती है कि वह अपने पिता के बजाय खुद के लिए यूज कर रहा है। मरी शर्मिंदा है कि वह लेडीज के साथ टाइम एंजॉय करने जा रहा है।
क्रिस उसकी लैक ऑफ फिल्टर से हैरान है क्योंकि अपेरेंटली वह सिर्फ एक सिंगुलर डायमेंशन में सोचती है। सीन किथॉन माउंटेन रेंज पर कट होता है, जो टायरमैन फैमिली का हिडन डोमेन माना जाता है। डिमोनिक बीस्ट्स यहाँ बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि क्रिस उनके हंटिंग ग्राउंड को लोकेट कर रहा है। वह जल्दी उसे ढूंढ लेता है और सोचता है कि सिक्योरिटी बहुत घटिया है, सिर्फ 2 गार्ड्स जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी इनविजिबिलिटी मैजिक की वजह से जो उसने अपनी स्टूपिड मेड से सीखी थी, वह बिना पकड़े जाने की चिंता किए उनके पीछे से निकल पाता है, सीधा ऑल्टर तक चलते हुए। क्रिस जानता है कि यही वह जगह है जहां इकट्ठा हुई डार्कनेस अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जगह उतनी ही स्पूकी है जैसा उसने सोचा था, लेकिन अब उसे डार्कनेस इकट्ठा करने का तरीका सोचना होगा। एक डैम फरी के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन याद करते हुए उसे याद आता है कि गोल है करात्सो को खुद की जान लेने पर मजबूर करना। बीस्ट को एक्सट्रीम डर तक ले जाना होगा, इतना कि वह मौत को ही बचने का एक इकलौता तरीका समझे। उस कॉन्फ्लिक्ट में जो डर और खुशी का एहसास पैदा करेगा, एक परफेक्ट पल आएगा जहां लाइट डार्कनेस में बदल जाएगी। यही वजह है कि टायरामैन अपनी डार्कनेस हंट्स के थ्रू बीस्ट्स को कंट्रोल करता है। अभी क्रिस का असली गोल उनकी सीक्रेट टेक्निक चुराना है, और उसने जो एफ्रोडीजियक मिक्स किया था उसे करात्सो को एक जबरदस्त फ्रेंजी में भेजना है। फिर वह डार्कनेस खुद के लिए चुरा लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास टेक्निक मास्टर करने के लिए काफी टाइम नहीं है, तो वह एक ऑल्टरनेटिव तरीके की कोशिश करता है। अचानक क्रिस को एक डरावनी मौजूदगी महसूस होती है, जिससे वह पीछे हटता है और सोचता है कि क्या आसपास कोई है, लेकिन हैरानी की बात है, कोई नहीं है। वह एक खाली केव की तरफ खिंचा चला जाता है, जिसमें एंटर करने पर उसे एक इनक्रेडिबल फोर्स ऑफ मैलिस उसे ग्रीट करती है। इस ओमिनस जगह पर एक हाई लेवल डार्क मैजिक बैरियर लगा हुआ है। अपनी हैरानी में जो वह अपनी आंखों के सामने देख रहा है, वह गेहना की रिफ्ट है। गेहना असल में डीमंस और फींड्स का डोमेन है, और यह हर तरह से डरावना है। यही एक जगह है जो ह्यूमन रेल्म से कनेक्ट करती है, जिससे एक इंटरेस्टिंग आइडिया आता है। क्रिस असल में करात्सो को इस जगह पर मजबूर कर सकता है, अपने परफेक्ट एफ्रोडीजियक को बेट के रूप में यूज करते हुए। इस मेथड से कन्विंस होकर उसे लगता है कि उसके पास हंट को पूरा करने के लिए वह सब कुछ है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला होता है, ब्लड सकर अचानक ही पॉप आउट करता है। यंग मास्टर के अब तक के एक्शन से इम्प्रेस और इंट्रीग्ड है। वह क्रिस की आर्लोस के खिलाफ फाइट और उसके सर्वेंट्स के खिलाफ इम्प्रेसिव मैनिपुलेशन का गवाह था। अब बच्चा एक इलेबरेट स्कीम भी खोलने वाला था। इसने ग्रैंड स्टूवर्ड को उसके साथ खेलने के लिए एक्साइटेड किया। एक प्लान सोचते हुए साइमन गेहना की रिफ्ट को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, जिससे नतीजे में खून रिसना शुरू हो जाता है। रिफ्ट उसका नाम पुकारती है, उसे द बिट्रेयर के रूप में डब करती है। एक शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट में साइमन अपना मूव करता है। हंट का दिन आखिरकार आ गया है, आर्लोस अपनी फैमिली का झंडा रिप्रेजेंट करते हुए। क्रिस उसके मुंह पर कुछ बकवास करता है कि वह इतना अकड़ता है जबकि उसकी बुरी तरह पिटाई हुई थी। आर्लोस वापस ताना मारता है उसे अनयूजेबल होली सोर्ड लाने पर, लेकिन क्रिस सोचता है कि उसे वेपन की इंटेग्रिटी को उसे पीट कर टेस्ट करना चाहिए। उनका बैंटर तब खत्म होता है जब थर्ड प्रिंस अपनी टीम को कराजो को ऑल्टर तक लूअर करने का ऑर्डर देता है। वह गार्ड्स और मेजेस को अपने पीछे आने को कहता है। जबकि यह हो रहा है, क्रिस उन पर नजर रखे हुए सीक्रेट बैट से वैरी है। वह ब्रैटी प्रिंस की मदद करने में खुश है और ऑल्टर पर दूसरों का इंतजार करने चला जाता है। मेज उसे अनॉय होता है और उसे बैठने को कहता है अगर वह परेशानी करेगा। क्रिस खुशी से वह ऑफर एक्सेप्ट करता है और फ्री होकर चला जाता है, जिससे मेज गुस्से में आ जाता है। आर्लोस उसे कंट्रोल करता है और एम्फसाइज करता है कि उन्हें हंट पर फोकस करना चाहिए। क्रिस को फ्लैग गार्ड करने को कहा जाता है जैसे वह स्काउंड्रल है, जो अभी के लिए दुनिया का सबसे आसान काम है। जब वह खुद एंजॉय कर रहा है, उसे पता है कि बातें उसके हिसाब से चल रही हैं। इसके अलावा उसने ग्रांटेल से खंजर और भी हासिल कर लिया था, जैसा कि प्लान किया गया था। क्रिस आर्लोस और मेज को ऑब्जर्वेशन में बिजी देखता है। वह कराजो की मौजूदगी महसूस करता है। जैसे ही बीडी आइड बीस्ट आखिरकार आता है, एक नजर में आप शायद सोचेंगे कि यह घटिया जानवर सबसे प्यारा क्रीचर है। आर्लोस तैयार है और क्रीचर को बाइंड करने के लिए मैजिक रिचुअल रिलीज करता है, लेकिन उसके छेड़छाड़ के बावजूद करात्सो उसके कमांड के अंडर एंटाइस होने के बजाय सिर्फ गुस्से में आ जाता है। तीसरा प्रिंस इस आउटकम की एंटिसिपेट नहीं कर पाया और जमीन पर थप्पड़ खाकर गिर जाता है। मेज अपने मास्टर को चेक करने दौड़ता है। बातों को और खराब करने के लिए उसे पॉइजन लगा है, जिससे मेजेस तुरंत एक डिफेंसिव बैरियर खड़े करते हैं। लेकिन इस बैटल को दूर से देखते हुए क्रिस को लगता है कि उनका कुछ नहीं हो पाएगा, स्पेशली क्योंकि उसने पहले ही एफ्रोडीजियक यूज करके बीस्ट को वाइल्ड कर दिया है। शुक्र है आर्लोस के पास एंटीडोट था, लेकिन वह भी जानता है कि अगर उन्हें इसका सामना करना पड़ा तो उन्हें सीरियस तकलीफ होने वाली है। गार्ड्स क्रीचर को पीछे हटाने के लिए कूदते हैं, लेकिन सच कहूं तो वह एक बड़े गुस्से वाले पक्षी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, जो उन्हें अपनी शेयर साइज से धकेल देता है। आर्लोस जमीन पर टकराने वाला है और इम्पैक्ट के लिए तैयार होता है, जब अचानक क्रिस उसके सपोर्ट में आता है, अटैक को डिफेंड करते हुए और साथ ही आर्लोस को जमीन पर बुरी तरह ग्रिलिंग करते हुए। भाई उसे कहता है कि वह पैथेटिक है और वह मदद करने को तैयार है जब तक तीसरा प्रिंस उसे भाई के रूप में रेफर करे।
आर्लोस रेजिस्ट करता है जब तक क्रिस इस वाइल्ड क्रीचर को प्रिंस के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने देने की पॉसिबिलिटी पर हंसता है। बॉडीगार्ड्स पहले ही नीचे हैं और बैरियर्स काम नहीं कर रहे। आर्लोस अपने ईगो के बावजूद स्काउंड्रल से मदद मांगता है। वह बातें सुनकर खुश होता है। क्रिस खुशी से अपने वेपन के स्विंग से क्रीचर को हटा देता है। फिर वह एक बाइंडिंग स्पेल यूज करता है। अपनी टेक्निक के अचानक यूज से आर्लोस को बहुत हैरान करता है, लेकिन असल में वह ओरिजिनल टेक्निक का बस एक मॉकरी यूज कर रहा था। ये मिड लेवल टेक्निक से ज्यादा कुछ नहीं था। बीस्ट करात्सो रेजिस्ट करता है, लेकिन लकी है क्रिस उसे एक्सेप्शनली वेल कंट्रोल करता है। आर्लोस रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है। क्रिस ने उसे फूल किया और अपने पर्सनल गोल के लिए बीस्ट पर कंट्रोल कर लिया। वह करात्सो को गहना के सीक्रेट केव तक ले जाता है। जगह क्रीचर के अंदर मौत का डर पैदा करती है जब तक वह उस गोल्डन स्टेट तक नहीं पहुंच जाता जिसका वह इंतजार कर रहा था। इस ऑपर्च्यून मोमेंट का फायदा उठाते हुए क्रिस अपनी ब्लेड क्रीचर के बॉडी में घुसा देता है। जब तक आर्लोस और उसके आदमी वहां पहुंचते हैं तब तक सब हो चुका होता है। तीसरा प्रिंस अपनी सेफ्टी के लिए चिंतित है और एम्फसाइज करता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन क्रिस का ऐसा करने का कोई प्लान नहीं है और उन्हें वह एशेंड ऑर्ब दिखाता है जो उसने बीस्ट से हासिल किया था। साफ तौर पर यह वह नहीं था जिसकी वह एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेज उस पर इंटरवीन करने के लिए दहाड़ता है, जबकि आर्लोस असल में 180 डिग्री पलट जाता है और हमारे हीरो को अपने आदमियों की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। आखिरकार उसकी वजह से ही उन्होंने एक डार्कर फेट को अवॉइड किया। इससे क्रिस को ऑलमोस्ट बुरा लगता है, स्पेशली क्योंकि उसने चोरी छुपके ऑर्ब को फेक से बदलकर उसके लिए हंट बर्बाद कर दी थी। फिर भी क्रिस हार मानने वाला नहीं है और आर्लोस को याद दिलाता है कि अब से उसे सीनियर ब्रदर के रूप में रिफर करना होगा। ये किसी ऐसे आदमी पर एक टीजिंग रिमार्क है जो आपसे सालों बड़ा है। उनके बैंटर के बीच में उन दोनों को आसपास से अचानक और जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। दो डरावनी आंखें अंधेरे से उन्हें घूर रही हैं। क्रिस जानता है कि वह बड़ी तकलीफ में है जिस पल वह गहना के डीमन पर नजर डालता है। यह जायंट मॉन्स्ट्रोसिटी उन्हें एक स्कैरी चेहरे के साथ ग्रीट करता है और उसकी प्रोटेक्शन में कूदते हुए आर्लोस हमारे हीरो को कहता है कि जब तक वह भाग सकता है भाग जाए। मुझे अब वह बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है। ये एक अच्छा चेंज है। उन पर नजर रखे हुए डैम बैट्स को नोट करते हुए क्रिस अपनी ब्लेड सीधे बैट पर लॉन्च करता है, साइमन के सिग्नल को डिसरप्ट करने पर मजबूर करते हुए। वह यकीन नहीं कर सकता कि बच्चे ने उसका कनेक्शन नोटिस कर लिया और अब जब उसका बैट डिस्ट्रॉय हो गया है तो वह कुछ नहीं कर सकता अगर बातें गलत होती हैं। इवन अपने ब्लड लाइन आर्ट्स यूज करने के बाद भी साइमन रियलाइज करता है कि उसे तुरंत जल्दी करनी चाहिए वरना वह सब मर जाएंगे। केव में वापस क्रिस एक्सप्रेस करता है कि उसे चोरी छुपके नजर रखा जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। डीमन हंसता है, ये मानते हुए कि यह लड़के के लिए एक डेथ विश है। एज ऑफ रूइन के दौरान अपनी बैटल्स याद करते हुए क्रिस को पता है कि यह आदमी कम से कम 5 स्टार लेवल पर है। इसका मतलब है कि वह यहाँ अगली सुकूना का सामना नहीं कर सकता, लेकिन वह एक चीज कर सकता है। आर्लोस उस पर अपनी मैजिक पावर वेस्ट करने पर चिल्लाता है और क्योंकि क्रिस का स्लीपिंग स्पेल अभी उस पर काम नहीं किया, हमारा हीरो उस पर पंचेस की ओल्ड स्कूल मेथड डिप्लॉय करता है। प्रिंस बेहोश होने के साथ डीमन एक सैक्रिफाइस ऑफर किए जाने की पॉसिबिलिटी पर हंसता है। फनी बात यह है कि वह क्रिस को ट्रिब्यूट के लिए छोड़ने को भी तैयार है। हमारा हीरो उसे कहता है कि वह बहुत ज्यादा बकवास करता है और होली सोर्ड ग्रेनेड निकालता है। डीमन इंप्रेस होता है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा वेपन निकालना बेकार है जिसे क्रिस खुद भी यूज नहीं कर सकता। वह अपना पहला अटैक छोड़ता है जिससे क्रिस ब्लॉक करता है, लेकिन जितना भी कॉम्पिटेंट वह है वह अटैक से इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि खून खांसी रहा है। बातें बहुत बुरी लग रही हैं और कंसिडरेट डीमन लड़के को अपने साथी को सैक्रिफाइस करने का दूसरा मौका देता है, लेकिन नहीं, यह आदमी पैदाइशी सैवेज है और वह वैसा ही रहने का प्लान करता है जब वह डीमन के चेहरे पर थूकता है। बिना कोई शब्द यूज किए यह फक यू का सबसे करीबी तरीका है। क्रिस खुद को आजाद करता है और उसने जो एबोनी हासिल किया था उसका यूज डिप्लॉय करता है, अपनी ब्लेड को गोल्डन लाइट से ढकते हुए। गहना का डीमन शॉक्ड है कि वह लाइट को कंट्रोल कर सकता है जबकि वह डार्क का क्रीचर है। क्रिस खुश है कि उसने डीमन को पहले ही कांपने पर मजबूर कर दिया है। डीमन क्रिस को उसकी जगह से खत्म करने के लिए एक पावरफुल अटैक छोड़ता है। जवाब में हमारा हीरो अपनी ब्लेड का एक पावरफुल स्विंग छोड़ता है जो डार्क के स्फीयर को काट देता है और डीमन के बॉडी को अलग कर देता है। लेकिन इतनी पावर खर्च करने के बाद भी क्रिस समझता है कि उसका बॉडी अभी तक उसे कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। वह थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। उसने अपनी पिछली जिंदगी में जो मूव यूज किया था उसे याद करते हुए, द डेड सी फ्लैश, वह मूव जो उसने अभी यूज किया था। डेड सी के ऊपर रेस्टिंग एक सिंगुलर रे ऑफ लाइट से इंस्पायर्ड एक एबिलिटी है और ऐसी टेक्निक यूज करने के बावजूद उसका दोस्त हाउस मायर के लायक नहीं था, लेकिन वह क्रिस की पोटेंशियल पर बहुत विश्वास करता था, यह मानते हुए कि वह उनकी दुनिया को बचाने के लिए लाइट बनेगा। अब यह है एक सच्चे होमी के आप पर कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन। लड़कों की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए मफीना, डार्क की एक हायर बीइंग और गहना के 7 सर्कल्स की पहली सीट उस पर इंट्रीगिंग तरीके से नजर रखती है। एस्टेट में वापस हमारा हीरो आखिरकार 2 दिन तक बेहोश रहने के बाद उठता है।
उसका बॉडी क्रैंकी लगता है लेकिन ठीक है, लकी है कि उसने जो डार्कनेस हासिल की है वह उसके साथ है। उसे बेहोश होने से पहले मेफिना की आवाज सुनने की याद आती है, रियलाइज करते हुए कि वह खुद को जितना सोचा था उससे ज्यादा तकलीफ में डाल रहा है। इस दुनिया में जो डीमंस अपने टैलेंट से प्रॉमिसिंग थे, उन्हें अक्सर हाई रैंकिंग डेविल्स नोटिस करते थे जो उनकी ग्रोथ को अपनी ब्लेसिंग से पोषते थे। लेकिन यह बस उन लूजर्स के लिए एक घटिया तरीका है जो खुद से ग्रो नहीं कर सकते, या कम से कम हमारा प्रोटैगनिस्ट यही मानता है। इसके अलावा उसे लगता है कि मेफिना इतनी हाई अप नहीं हो सकती अगर वह सेवेंथ सर्कल्स पार्टी से है। किसी भी हाल में काउंट टायरमन, जो अपने बेटे के विपरीत एक चैड लगता है, ध्यान दीजिए, पर्सनली लड़के को ग्रीट करने आता है। क्रिस लॉर्ड को ठीक से ग्रीट करने के लिए उठता है, लेकिन उसे आराम करने को कहा जाता है। वह उसे उस इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में बताता है जो कुछ दिन पहले भेजी गई थी। उनकी इन्वेस्टिगेशंस ने कुछ आउटसाइड मेज की छेड़छाड़ रिवील की, लेकिन लकी है उनके लिए, डीमन को आखिर में वापस बुला लिया गया। फिर भी वह लकी थे कि वह उस पल खत्म नहीं हुए। इंटरेस्टिंगली क्रिस नोट करता है कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला है कि उसने ही डीमन को हराया था, जो फेयर है क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। टायरमैन एडमिट करता है कि वह लड़के से माफी का हकदार है। उसकी पहली विजिट पर उसे स्काउंड्रल मानकर गलत ट्रीट किया। दूसरे, वह लड़के का शुक्रिया अदा करता है और उसे अपने हाउस का बेनिफैक्टर घोषित करता है। क्रिस उसे कूलली प्ले ऑफ करता है, जैसे वह ड्यूटी से और ग्रेटर गुड की खातिर एक्ट कर रहा था। भले ही वह उसे गैस लाइटिंग कर रहा है, उसे पर्सनली बुरा लगता है। टायरमैन उसकी बातों से प्रभावित होता है और लड़के के फेवर्स पूरे करने का भी ऑफर करता है अगर उसे कुछ चाहिए। इस मौके को जाने देने से इनकार करते हुए लड़का लॉर्ड टायरमन से हाउस खजर से सुलह करने की रिक्वेस्ट करता है। ये काफी शॉकिंग रिक्वेस्ट है, लेकिन दोनों हाउसेस के लिए एक दूसरे के खिलाफ होने के बजाय कोऑपरेट करना बेहतर है। वह प्रिंस के साथ राइवल्स बनना चाहता है और आने वाले एक हेल्थी कंपटीशन को एश्योर करता है। कई प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट्स वाला रिश्ता। लॉर्ड टायरमैन थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन क्रिस अपनी पर्सुएजन को और तेज करता है, याद करते हुए कि उनकी फैमिली सिर्फ इसलिए गलत टर्म्स पर आई थी क्योंकि मेन हाउस उन्हें एक दूसरे के खिलाफ स्कीमिंग कर रहा था। इसके अलावा अगर ब्रांच फैमिलीज इकट्ठा हो जाती हैं तो ये मेन फैमिली के लिए एक साफ खतरा पैदा करेगा। यही वजह है कि ये उनका कंट्रोल करने का तरीका है। लॉर्ड टायरमन सोचता है कि क्या लड़का मेन फैमिली के खिलाफ रिबेलियन रिक्वेस्ट कर रहा है, जो एक बच्चे की तरफ से डेंजरस होगा। क्रिस तुरंत उसे डिनाई करता है और एक्सप्लेन करता है कि उन्हें बोर्ड पर सिर्फ पॉन्स से ज्यादा बिहेव करना चाहिए। लॉर्ड टायरमन लड़के को उसकी गहरी एनालिसिस के लिए पसंद करता है, जबकि क्रिस सोचता है कि क्या वह उसकी रिक्वेस्ट पूरी करने को तैयार होगा। हार मानकर आदमी काउंट कजार से रिकंसिलिएशन के मौके के लिए कांटेक्ट करने का वादा करता है। बातें बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रही हैं। क्रिस और एलाइज हासिल करने और आखिरकार एज ऑफ रूइन को एक स्ट्रॉन्ग अलायंस के साथ कॉन्टेस्ट करने की उम्मीद करता है। लॉर्ड टायरमन अपने बेटे को भी इस पिवोटल मोमेंट में चुप रहने पर थप्पड़ मारते हैं। आर्लोस असल में उसे अपने कामों के लिए एशन शार्ड देता है। उसे बेहोश होने की याद है और वह क्रिस के लिए शार्ड को पकड़े रहा जब वह उठा। क्रिस उसे शुक्रगुजार होने पर छेड़ता है और आर्लोस के ईगो का फायदा उठाता है। सीन उसके पिता को हंसने पर मजबूर करता है, अपनी तरफ से भी एक गिफ्ट प्रेजेंट करते हुए। यह एक समनिंग स्टोन है जिसे टियर 4 लेवल तक बीस्ट को समन करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये कोई मजाक नहीं। क्रिस इसे एक सुपर रेयर आइटम भी बताता है। टायरमन डार्क सेरेमोनी को भी एक रिपोर्ट बनाने का इरादा रखता है ताकि लड़के की पार्टिसिपेशन के लिए बोल सके। प्रोटैगनिस्ट के लिए बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, जिसे वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था। पिता और बेटा दोनों उसके रूम से चले जाते हैं ताकि वह आराम कर सके। आखिरकार क्रिस उस पर नजर रखे हुए आदमी की तरफ ध्यान देता है और उसे बाहर आने को कहता है। ब्लड सकर साइमन खुशी से अपनी मौजूदगी बताता है। शॉक्ड है कि लड़के ने उसे नोटिस कर लिया जब लॉर्ड टायरमंड भी नहीं कर पाया था। डार्क मेज क्लैन का चीफ स्टूवर्ड उसके साथ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करना चाहता था। वह लॉर्ड नोगा के टॉप आदमियों में से एक है। क्रिस अचानक याद करता है कि यह हरामजादा ब्लड शैडो कोर का मास्टर है। चलो थोड़ी देर ब्लड शैडो कॉर्प्स के बारे में बात करते हैं। ये इंडिविजुअल्स का एक पागल ग्रुप है जो बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए स्लॉटर और टेररिज्म करते हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दुश्मन एम्पायर हैं या लाइट फैक्शन। और उनका लीडर, वह एक 8 स्टार लेवल डीमन है जिसने एज ऑफ रूइन इवेंट तक 9 स्टार लेवल में ब्रेक किया था, अपनी ताकत से 10th डीमन किंग बनकर। यही आदमी उनकी मौत के करीब के एनकाउंटर्स का रीजन है। जहां तक साइमन की बात है, वह डीमन किंग का लेजिटिमेट ब्लड सन है। साइमन यंग मास्टर के अब तक के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस है और क्रिस के खुद से एक डीमन को खत्म करने के बारे में अपनी नॉलेज भी रिवील करता है। रेवलेशन शॉकिंग है क्योंकि उसने साफ तौर पर सर्वेलेंस बैट को मारा था और फिर भी इस आदमी को पता चला कि क्या हुआ था। क्रिस इग्नोरेंस का नाटक करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्प स्टूवर्ड उसे पंगा लेने नहीं देता। उसे वह केव विजिट करना याद है जहां डीमन का एक भी निशान नहीं बचा था। इसका मतलब था कि रिवर्स समनिंग यूज नहीं किया गया था और क्रिस ने ही आखिरी ब्लो दिया था। अब एक ही सवाल बचा है कि कैसे वह डीमन को एग्जिस्टेंस से कैसे मिटा पाया। इसके अलावा स्टूवर्ड यह बिल्कुल साफ कर देता है कि वह यह कन्वर्सेशन अपने मास्टर को रिपोर्ट करेगा। वापस जवाब देते हुए क्रिस एक्सप्रेस करता है कि वह अपना ट्रम्प कार्ड एक्सपोज करने का प्लान नहीं कर रहा है।
साइमन के इंसिस्ट करने के बावजूद वह ब्लड सकर को याद दिलाता है कि वह अपने सीक्रेट्स सिर्फ एल्डर क्लैन हेड की वजह से बाहर नहीं निकालने वाला था। उसके इस साइड को ऑब्जर्व करते हुए साइमन असेस करता है कि यह लड़का एक बीस्ट जैसा है जो अपने पंजे आखिर तक छुपाना पसंद करता है। वह उसे अब और भी मजेदार लगता है, और भी ज्यादा। क्रिस उसे अपनी बातों से पकड़ लेता है। देखो, इरेजर और रिवर्स समनिंग के बीच डिफरेंस बताने का कोई तरीका नहीं है। यही वजह है कि टायरमन भी नहीं बता पाया। लेकिन साइमन किसी वजह से फुल इरेजर के यूज में अपनी सर्टेनिटी में इतना अटल था। क्रिस सोचता है कि क्यों। क्रिस आखिरकार अग्रेसर के खिलाफ बॉम्बशेल ड्रॉप करता है, रिवील करते हुए कि साइमन ने ही पहले डीमन को समन किया था और उसने लॉर्ड नोगा को इंसिडेंट की सच्चाई रिपोर्ट करने की पॉसिबिलिटी पर हंसता है। आखिरकार इंसिडेंट ने कई नोबल फैमिलीज को खतरे में डाल दिया था। खुद को कॉर्नर्ड रियलाइज करते हुए साइमन पूरी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन क्रिस सच रिपोर्ट न करने में ठीक है, क्योंकि वह चीफ स्टुअर्ड को कर्ज में रखने का लंबा गेम खेल रहा है। ब्लड सकर तेजी से नोट करता है कि वह एक डील कर रहा है और खुशी से एडमिट करता है कि उसने एक रहम का काम किया है। वह गायब हो जाता है, उसे फिर से मिलने की उम्मीद करते हुए। भले ही वह चला गया, क्रिस समझता है कि यह आदमी एज ऑफ रूइन इवेंट के मेन वेरिएबल्स में से एक है। इसका मतलब है कि उसे उसके साथ एक अच्छा रिश्ता रखना होगा ताकि वह आने वाले डार्क फ्यूचर को बदलने की कैपेसिटी रखे। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन मुझे मेन कैरेक्टर के अपने फ्यूचर प्लान्स पूरे करने के एक्शंस बहुत पसंद आ रहे हैं। हर एक्शन इंटेंशनल है। मरी मेन एस्टेट वापस जाने की अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है।